अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कराची में बढ़ते हुए अगवा के केसेस के बारे में, जिनमें बड़ी तादाद बदकिस्मती के साथ 7 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों की है। इन बच्चों को ना सिर्फ अगवा किया जाता है बल्कि इन्हें बुरी तरह ज़्यादती का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। याद रहे, दुनिया में कोई भी काम अगर कसरत से किया जा रहा हो तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। कराची में बच्चों के साथ अगवा और ज़्यादती के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे और मज़ीद साथ में ये जानेंगे कि इंटरनेट के पीछे छुपे एक ऐसे डार्क वर्ल्ड के बारे में जहां चंद पैसों के एवज़ आप किसी की भी जान या प्राइवेसी का सौदा बआसानी कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तलत मजहर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप जी? सब अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुझे ये बताइएगा कि साल 2025 शुरू होते ही अगवा के केसेस कराची में बढ़ते जा रहे हैं और इनमें अगर देखी जाए तो मेजॉरिटी जो है वो बच्चों के साथ ज्यादती और उनको मार डालने की जो है ना वो केसेस हमें मिलते हैं जी। अभी रिसेंटली केस जो हमें मिला वो हमारे साथ हुआ माशरे में, सारिम का केस है। तो क्या मामला थे कि बच्चों को ही टारगेट किया जा रहा है और देखा गया है कि उनमें एक हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, किसी भी पेशे को, एक मौलवी साहब भी जो है ना उनके ऊपर ज़्यादा वो पॉइंट किया गया है कि उनका ज़्यादा जो है ना वो उस चीज़ में हाथ माना जाता है। तो क्यों हमारे तरफ हमारे माशरे में इतना जहनी दबाव और इतना इस चीज़ को लेकर प्रेशर है? तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे। मेरी जितनी नॉलेज है मैं वो बहुत खुशी खुशी शेयर करना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली हमें लग रहा है कि ये रिसेंटली केसेस आना शुरू हुए हैं। ये केसेस रिसेंटली आना नहीं शुरू हुए, ये रिसेंटली रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं और ये प्रॉब्लम 80s तक जाता है। हमारे ख़ास तौर पे कराची में जब आपका क्लैशनकोफ और हेरोइन कल्चर ने पावर पकड़ी थी तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस और माफियाज हैं जिन्होंने आके कराची में बेस बना ली थी। आप अगर जर्नलिज्म को फॉलो करते हैं आपको आइडिया होगा 90s में कितनी जान लगी है गवर्नमेंट की भी कि अलग अलग ऑपरेशंस करके इन माफियाज को आहिस्ता आहिस्ता निकाला गया। अब जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आना शुरू हुई है ये माफियाज उन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गए हैं और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं अपने सारे के सारे रैकेट्स को चलाने के लिए। अब दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 4-5 हज़ार साल पीछे जाती है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने ये नाम सुना होगा सिल्क रोड, कभी इत्तफाक हुआ है? जी। ये बड़ा मशहूर केस भी हुआ था यूएस में, इसके ऊपर एक वेबसाइट भी बन गई थी सिल्क रोड, जिसका वो जो अल्ब्रेट करके नाम है बंदा, उसका हैंडल था डेड पायरेट रॉबर्ट्स। आप यकीन करें 2013 में जब सीआईए और एफबीआई ने मिलके ये वेबसाइट गिराई है, विद इन 20 to 30 मिनट्स वो वापस खड़ी हो गई थी। जबकि बंदे को जेल में डाला हुआ था और अब लिखा रहा था डेड पायरेट रॉबर्ट्स 2.0 ऑपरेटिंग द वेबसाइट। आप अभी भी अगर डार्क वेब पे जाओगे तो आपको सिल्क रोड का कोई ना कोई वर्जन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि पीछे पूरे पूरे माफियाज बैठे हुए हैं। अब उनके लिए मुश्किल हो गया है किसी शहर में या किसी इलाके में जाके ऑपरेट करना, क्योंकि जीपीएस का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सैटेलाइट्स का ज़माना है, ट्रैक करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे कराची में जो मेनली केसेस हो रहे हैं वो अभी से नहीं हो रहे, वो अब मैं किस तरह से सिंपल करके बता सकता हूँ। मेरा जो डार्क वेब का एक्सपोजर रहा है वो यूजुअली रहा है सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर आपको लाइसेंस मिलते नहीं है, क्रैक उठाने पड़ते थे और मैं पीछे से एक एडिटर और एनिमेटर हूँ। तो जो थोड़ा बहुत एक्सपोजर डार्क वेब का मुझे मिला उससे मुझे ये समझ में आया कि प्राइमरीली ये इतनी पुरानी माफियाज हैं कि यूँ समझे ना, इस माफिया का जो हेड है वो बचपन में ऑलरेडी अब्यूज्ड था। तो बढ़ते 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 उसकी साइकी इतनी डैमेज हो गई कि उसके लिए ये एक तरह की नेसेसिटी बन गई है, उसके लिए ये एक तरह का लग्जरी कहना बहुत छोटा वर्ड है, बट इट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर कि दे हैव टू अब्यूज इन ऑर्डर टू फील नॉर्मल, इन ऑर्डर टू फील सैटिस्फाइड। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कराची में डार्क वेब एक अरसे से एक्टिव है? हम एक्टिव है कराची में, अब नज़र में आ रहा है। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये चीज़ें रिपोर्ट होना एक अच्छा साइन है। एटलीस्ट इनके रिपोर्ट होने की वजह से हम इनको ट्रैक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हिडन विकी के मुताबिक, हिडन विकी जो आपकी डार्क वेब पे होती है वो कहती है इस वक्त पाकिस्तान नंबर 3 पर है चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड टॉर्चर्स में, विच इज़ अ वेरी बैड नंबर। बट एटलीस्ट आइडेंटिफाई हो रहा है। बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे ये चीज़ें अभी आइडेंटिफाई भी नहीं हो रही। जैसे आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता, न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर होता है कि खाली अम्मा अब्बा हैं। तो अगर बच्चे के साथ कोई अब्यूज़ होता भी है बहुत टाइम लग जाता है रिपोर्ट करने में, और अगर वो 13-14 की एज क्रॉस कर गया है, उसने ये अब्यूज़ बर्दाश्त किया है, किसी गैंग के अंदर काम किया है, या अल्लाह ना करे कि उसको फिर यूज़ किया जा रहा है किसी तरह की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि उसकी बॉडी के अंदर ड्रग्स डाल के जाए जा रहे हैं, तो बाय द टाइम ही रीचेस 16 और 17 उसका जेंडर का कॉन्सेप्ट और उसका मोरालिटी का कॉन्सेप्ट इतना डिस्ट्रॉय हो जाएगा कि आपको फिर जो इस वक्त एक पूरी वेव देखने को मिल रही है LGBTQ की, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको कराची में भी दिखना शुरू हो जाएगी। ये इसीलिए हो रही है क्योंकि पीछे से जो माफियाज आ रहे हैं वो ट्राइबल माफियाज हैं और बहुत पुराने पुराने माफियाज हैं।
आप इनको ये नहीं कह सकते ये किसी मदरसे से आ रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब जैसे कोलंबियन कार्टेल है, ठीक है ना, उनके अंदर जितनी फैमिलीज थी वो अभी तक ऑपरेट कर रही है। जिनको पकड़ा जा चुका है वो तो मारे जा चुके हैं, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अब इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इंस्टाग्राम को और टेलीग्राम को। ये दो में आपको अनफॉर्चुनेटली अब इसके काफ़ी ये जो बेटिंग ऐप्स भी आना शुरू हो गई हैं, और टिकटॉक के ऊपर आप देखते होगे अचानक से बहुत लोग वायरल हो रहे हैं जिनके पास बहुत सारे हथियार हैं, शेर के मुंह में हाथ डाल के बैठे हुए हैं। आई मीन थिंक फॉर अ मोमेंट, आपको लगता है कि इनके पास हलाल का पैसा होगा जो इस तरह की हरकतें कर पा रहे हैं? दे आर लिटरली शोकेसिंग देमसेल्व्स एज अ पोस्टर बॉय कि अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे, हमारे साथ चलोगे, तो हम आपकी भी इतनी अय्याशी कराएंगे। अब अगर 6, 7, 8 साल का बच्चा टिकटॉक पे ये चीज़ें देख रहा है और इनमें से किसी को कांटेक्ट कर लेता है, अगर किसी गरीब इलाके का भी है फॉर एग्जांपल, और उसने इनको कांटेक्ट कर लिया, उसको बड़े आराम से घेर लेंगे। और मेजॉरिटी केसेस में यही हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए अब इनको रिक्रूट करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई इंटेलिजेंट बंदा मिल जाता है जिसको अब्यूज़ करने के बाद भी वो सर्वाइव कर जाता है, उसको ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर लेते हैं। जो सर्वाइव नहीं कर पाता उसको ये मार के फेंक देते हैं, क्योंकि उसके पास अब इन्फॉर्मेशन आ चुकी होती है कि ये सिस्टम काम कैसे कर। अच्छा, सारिम वाला जो केस था अभी हमारे नॉर्थ कराची में जो गालिबन वो केस हुआ है, तो उसमें यह है कि सारिम को 11 दिन तक, गालिबन 11 दिन तक या 7 दिन तक उस बच्चे को अपने पास रखा उन लोगों ने, ज्यादती का निशाना बनाया और फिर जो है उसको मार कर जो है वो पानी की टंकी में डाल दिया गया। सही। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसकी, तो उसमें ये पता चला है कि सारिम की गर्दन की हड्डी जो है ना वो टूटी हुई थी। तो एक बच्चे को इतनी बेदर्दी से मारने का, तो क्या ये कोई कल्ट प्रैक्टिस या इसके पीछे क्या, आप हमें बताएं क्या मामला हो सकता है? वेल, डायरेक्ट एक्सपोजर तो अल्लाह का शुक्र है मेरा इन चीज़ों का नहीं है। मैं आपके साथ अपनी रिसर्च शेयर कर सकता हूँ। एक बहुत पुराना कंपाउंड है जिसके गिर्द बहुत सारे रिलीजन और कल्ट्स बने हुए हैं, जिसे एडिनोक्रोम कहा जाता है। एडिनोक्रोम आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा जब आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा एड्रेनलिन है कि आप डरे हुए भी हो और एक्साइटेड भी हो। और एक छोटा बच्चा क्योंकि मासूम होता है तो उसके लिए डर में और एक्साइटमेंट में ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो एड्रीनोक्रोम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पुराने जो आपके पेगन कल्चर्स हैं, जिनमें मायंस आ जाते हैं, जिनमें ग्रीक्स भी आ जाते हैं, इसमें काफ़ी हद तक वाइकिंग्स आ जाते हैं, ओल्ड सिविलाइजेशन सारी, ये ह्यूमन सैक्रिफाइसेस को प्रैक्टिस किया करते थे। हमें शुरू में ये लगता था कि ये किसी की बलि चढ़ा रहे हैं, किसी गॉड को दे रहे हैं। इवन दो आर्यंस जो सिंध के खत्ते में या आगे तो वो बलि चढ़ा रहे, वो बच्चे को इतना ज्यादा हाइपर करके फिर उसको उसके एड्रेनलिन ग्लैंड्स में से एड्रीनोक्रोम निकाला करते थे, और ये एड्रीनोक्रोम कंज्यूम किया जाता है। ये कहते हैं दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रग है और ये सिर्फ इंसान की बॉडी में बनता है, और इसको ये जंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपने एड्रीनोक्रोम के 2 या 3 ड्रॉप्स ले लिए, आप 4-5 दिन तक ऐसे काम करते रहोगे, लगेगा पता नहीं आपको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिली हुई है। और इस चीज़ की एक्सट्रैक्शन के पीछे ही आपका ड्रैक्युला का पूरा लेजेंड है। जो ब्राम स्टोकर की बुक नहीं है, वो इसी एड्रीनोक्रोम की तो बात कर रहा है कि अगर आप ये रेगुलर कंज्यूम करते रहोगे तो यू वॉन्ट डाई, लेकिन इसको कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में एड्रेनलिन बनना बंद हो जाएगा। अगर एड्रेनलिन बनना बंद हो गया ना जी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन ही नहीं हो, आप फिर किसी और स्पीशीज की तरफ डिसेंड कर रहे हो। कौन से बॉडी पार्ट से निकाले जाते हैं स्पेसिफिकली? प्राइमरीली कोशिश की जाती है आपके बोन मैरो से निकाला जाता है, ये हड्डी के अंदर से निकलता है। लेकिन अब डिपेंडिंग कि बच्चा कितना, उसकी एज कितनी है, मतलब अगर 7 या 8 ईयर्स का है तो उसकी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, हार्मोन के ग्लैंड्स हैं, वो भी फिर एड्रेनलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और हम अगर देखें तो उस केस में तो बच्चे की गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, तो आई डोंट नो, उनसे ये कंफर्म पता लगेगा, लेकिन सारी इशारे उसी तरफ जा रहे हैं कि बच्चे को पहले टॉर्चर करके सबड्यू करने की कोशिश की गई है। अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था तो फिर फोर्सिबली रेप किया गया है। रेप के बाद भी कंट्रोल में नहीं आया तो उन्होंने कहा ये इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं डाल सकते, इसमें से बस एड्रीनोक्रोम निकालो और मार के फेंक दो। ये पूरी की पूरी कहानी उस पर बैठती है अनफॉर्चुनेटली, विच इज़ सैड, बट एटलीस्ट रिपोर्ट हुआ है। तो इस मेरी अब अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इस एक केस को रिपोर्ट होने की वजह से आगे जाके किसी और बच्चे के साथ अब ये नहीं होगा। और कितने ऐसे केसेस होते होंगे जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। एक और केस हमारे मंजर यहाँ पर आया ज़ैनब का, और कसूर में अंदरूने सिंध में, और अगर हम पंजाब साइड पर देख लें तो ये गैंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ये गैंग्स अब इंटरनेट पर आ गए हैं मैं इनको यूँ कहूँगा, एक्टिव तो ये बहुत पहले से हैं, और इनकी जो रिपोर्ट्स शुरू में आना शुरू हुई हैं वो लेट 80s और अर्ली 90s में आना शुरू हुई थी, जब आपका हेरोइन और क्लाशनकोफ कल्चर ने पावर पकड़ी थी। हम लोगों को लग रहा था कि वो अफगानी है, लेकिन वो अफगानी भी नहीं होते थे, वो अलग अलग गैंग के लोग हैं, वो मतलब साउथ अफ्रीका से भी हो सकते हैं, मतलब ये मैटर नहीं करता वो कहाँ से होते थे, लेकिन वो इतनी पुरानी कल्ट्स हैं कि उन्होंने यहाँ पे आके अपनी जगह बना ली थी, क्योंकि यहाँ से बच्चों को और ड्रग्स को पूरे एशिया में फैलाना और यहाँ से फिर यूरोप की तरफ ले जाना आसान है, प्लस सऊदीया की तरफ ले जाना भी आसान है। आप को एटलीस्ट हमारे गवर्नमेंट को यहाँ पे अप्रिशिएट करना होगा कि उन्होंने एटलीस्ट साइबर क्राइम की बुनियाद डालने की कोशिश तो शुरू कर दी है,
लेकिन सर हमारी जो आवाम है ना, वो अभी हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ट्रस्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये गैप प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरह का कुछ भी केस हो, किसी भी बच्चे की कई मतलब 2 घंटे के लिए भी कोई बच्चा मिसिंग है, उसको फॉरन ट्रैक डाउन करने की कोशिश करें, विद इन 12 आवर्स अगर नहीं ट्रैक हो रहा, फॉरन साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें, फॉरन FIA को रिपोर्ट करें। इसी से ये सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है। अच्छा, दूसरा मामला ये कि इन केसेस में ज़्यादातर जो है वो कत्ल का या फिर कोई जिस्मानी आज़ा काट देने का जो है ना, वो हमें ज़्यादातर वाक़े मिलता है। अब अगर हम लोग अपनी सोसाइटी में देखें और रिलेटेड टू डार्क वेब, अगर हम लोग देखें तो डार्क वेब पर हमें ऐसा कंटेंट भी मिलेगा जहाँ पर लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। बेसिकली आदमखोर अगर हम कहें तो वो कम नहीं होगा। हमें ऐसे केसेस भी मिलते हैं हिस्ट्री में डार्क वेब से रिलेटेड, जहाँ पर लोगों को काट कर और उनको पका कर खा लिया गया है। और अगर हम अपनी सोसाइटी से रिलेट करें तो क्या यहाँ पे ऐसे केसेस नहीं मिलते? आपको हिस्ट्री में से रिलीजन को निकाल के देखना होगा, तो यहाँ पे तो ये केसेस ना सिर्फ प्रिवेलेंट है बल्कि हमारे कल्चर का हिस्सा है। रिसेंटली आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें खातून बता रही है अपने शौहर को मार दिया और उसका सालन बना लिया। ये बहुत ही रिसेंट केस है। मैं आपको और ज़्यादा पुरानी चीज़ें कोट कर सकता हूँ। ये 70s 80s से हो रहा है। जब पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के बनने से लेके अर्ली 70s तक वी वर गोइंग वेरी वेल। जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है वो तब हुआ है जब हमारे पास इन्फ्लुएंस आया है US का कि हमें आपकी जगह चाहिए इन ऑर्डर टू काउंटर द USSR। वो जो हमने कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया ना US की तरफ से, उसकी वजह से हमारी पब्लिक के अंदर ये चीज़ डेवलप होना शुरू हुई है। और अभी तो आई थिंक इस पॉइंट पे आ गई है कि हम दुनिया में नंबर 3 पे इस चीज़ों में रैंक कर रहे हैं। देखिए ना सर, समझे इस बात को। अब अगर आप गाँव से रहने वाले हो, किसी ट्राइबल एरिया को बिलोंग करते हो, तो आपको बचपन से यही समझाया गया है, एक तरह से डॉक्ट्रिनेट किया गया है कि आपकी लॉयल्टी जो है आपकी फैमिली की तरफ होनी चाहिए, आपके कबीले की तरफ होनी चाहिए, मुल्क बाद में आता है। और ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में आपको 1 या 2 कौम नहीं मिलेगी, मल्टीपल कौमें हैं, जिसमें से प्रोमिनेंट पंजाबी है। वरना इनके अलावा जो बाकी हैं, ड्यू टू नॉट गिविंग देम द राइट अमाउंट ऑफ कोटा टू कम अप एंड ज्वाइन द गवर्नमेंट, उन लोगों के अंदर हिंड्रेंस डेवलप हो गई हुई है। इसलिए जब उनके साथ कोई प्रॉब्लम आता है तो वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, वो अपने कबाइलों की तरफ जाएंगे, अपने दोस्त अहबाब की तरफ जाएंगे। वो कोई ऐसा बंदा ढूंढेंगे जिनके साथ उनका कोई रिलेशनशिप, इनका कनेक्ट किसी तरह का कुछ मिल जाए, और फिर उसी को अप्रोच करके कहेंगे यार पैसे कमाने में कोई मदद कर दे, कोई नौकरी लगा दे, कुछ करा दे। अब ये जो बच्चों के आपके पास केसेस आ रहे हैं ना, आपके पास जो रिपोर्ट हो रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो आगे से रेजिस्ट कर रहे हैं कि हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ज्वाइन करेंगे। तो फिर उनको उनकी साइकोलॉजी को एक तरह से इसके लिए वर्ड यूज होता है सबलिमिनल प्रोग्रामिंग, कि उसके माइंड को नम करने के लिए, उसकी मेमोरीज को वाइप आउट करने के लिए फिर उसे टॉर्चर किया जाता है। यही सेम टॉर्चर टेक्निक्स गुआंतानामो बे में US इस्तेमाल कर रहा था इनको क्या कहते हैं, आइसिस, और इनको कंट्रोल करने के लिए। बट वही ना, ये उसी कबाइली ट्राइबल माइंडसेट के लोग हैं, तो इनकी इतनी मल्टीपल लॉयल्टीज होती है कि इन पे ये टॉर्चर काम ही नहीं करता। एंड में इनको मार के फेंकना पड़ जाता है। सोचें, आपके पास एक अवाम है, एक पूरा कल्चर, एक एथनिसिटी है, जिनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि 7-8 साल का बच्चा भी कह रहा है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मोरालिटी उसकी ट्राइबल कल्चर की वजह से या रिलीजन की वजह से इंडोक्ट्रिनेट की गई है। ये अनफॉर्चुनेटली सर, ये जो बच्चा आपके सामने, ये मेरे लिए शहीद का रुतबा रखता है कि इसने उस चीज़ को इतना फाइट बैक किया कि उसको मारने के अलावा उनके पास और कोई हल नहीं बचा। अच्छा सर, हमने सारिम के ऊपर बात की। अब मुझे ये बताइए कि प्रॉपरली डार्क वेब बेसिकली है क्या? आसान अल्फाज में एक आम इंडिविजुअल अगर जानना चाहे तो व्हाट इज डार्क वेब? मैं बहुत सिंपल करके बताता हूँ। डार्क वेब छुपने की टेक्नोलॉजी है। मतलब अगर डार्क वेब कोई जगह नहीं है, डार्क वेब एक प्रोसेस है जिससे आप इंटरनेट पे अपने आप को अनोनिमस कर देते हो। जैसे आपने VPN का नाम सुना होगा, आजकल कोशिश भी की जा रही है VPN को बैन करने की। सर, VPN का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क, जैसे ही आप उस नेटवर्क पे जाओगे, वही है ना, एक बंदा यूँ समझे सर रेगिस्तान में चलता हुआ जा रहा है, जब तक आपको उसके पाँव के निशान दिखेंगे वो कहीं का कहीं निकल चुका होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट डार्क वेब का है कि इतने बीच में VPNs लगे हुए हैं कि जब तक आपको पता लगेगा कि वेबसाइट पे कौन आया है, वो अनट्रेसेबल हो चुका होगा। अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ब्राउज़र यूज़ किया जाता है, टॉर के नाम से यूज़ किया जाता है। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। और टॉर ओरिजिनली जो है NSA का डेवलप्ड है, आर्मी का डेवलप्ड। अब उन्होंने ये ओरिजिनली डेवलप किया था क्योंकि इनको कम्युनिकेट करना होता था अपनी नेवी से, जो कि शिप्स पे होती थी और महीनों तक वहाँ पे रहती थी, और बीच में वो सिग्नल कहीं से वो ना कहीं से भी कट होके उसको कोई और कैप्चर ना कर ले, ब्रिटिश के हाथ ना लग जाए। तो उस चक्कर में उन्होंने टॉर डेवलप किया था। और टॉर का सिंपल सा मतलब है द ऑनियन राउटर। मतलब जो सबसे अनसेफ तरीका
डार्क वेब पे जाने का या डार्क वेब पे एक्सेस करने का, वो एक्चुअली टॉर ब्राउजर है इस वक्त। लोगों को लगता है कि अनट्रेसेबल है, लेकिन अब उसको भी ट्रेसेबल बना लिया गया है। और साथ में मैं ये भी क्वेश्चन दे दूं कि आप हमारी गुफ्तगू सुन तो रहे हैं, लेकिन ऐसी किसी चीज़ को इस्तेमाल ना करें इससे इंस्पायर होते हुए जो आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करे या आपको इस चीज़ का नुकसान पहुंचाए, किसी भी चीज़ को लेकर। इसी पे ऐड करना चाहूँगा, जो डार्क वेब ओरिजिनली डिजाइंड है वो वर्ल्ड वॉर 2 का डिजाइंड है। अब उस वक्त हमारे पास पीसीज इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम इतनी हाई लेवल प्रोसेसिंग कर पाए। आपने वो फिल्म भी देखी होगी एनिग्मा, जिसने बनाया था वो एलन ट्यूरिंग वाली। तो वो ये कर रहा है ना, एआई को यूज कर रहा है क्रिप्टोग्राफी के लिए, दैट्स यूजिंग द डार्क वेब। इस वक्त डार्क वेब मेनली जो यूज होता है वो 2 यूजेस के लिए होता है, जो कि लीगल यूजेस हैं। एक तो रिसर्च पेपर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के, और ऐसी रिसर्च जो कि पब्लिकली नहीं बताई जा सकती, कि पब्लिक डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। और दूसरा यूज करते हैं जर्नलिस्ट, खास तौर पे वॉर जोन के जर्नलिस्ट। जैसे आपका जो पूरा अरब स्प्रिंग हुआ था, उसके अंदर जितने जर्नलिस्ट थे सारा का सारा डार्क वेब यूज कर रहे थे। और ये टेलीग्राम ने भी जो पावर पकड़ी है, अब तो टेलीग्राम काफी हद तक ट्रेसेबल हो गया। अब तो आपको डार्क वेब के ऊपर कोर्सेज मिलेंगे कि ये कोर्स कर लें, आप टेलीग्राम भी हैक कर लेंगे, व्हाट्सएप भी कर लेंगे। वरना ओरिजिनली जब हमारे सिस्टम्स, हमारा इंटरनेट इतना स्पीडी नहीं था, इतना पावरफुल नहीं था, तो ये भी डार्क वेब का हिस्सा था। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि डार्क वेब जो बनाया गया था एक पॉजिटिव मकसद के लिए बनाया गया था, कि प्राइवेट मैसेजिंग के लिए, ताकि वो डिकोड और इनकोड ना हो सके, बट उसकी शक्ल बिगड़ते बिगड़ते जो है वो दूसरी फिर कल्ट प्रैक्टिसेस और मर्डर्स एंड मिस्ट्रीज वगैरह की तरफ जो है वो चलेगी। ऐसा ही है। यहाँ पे ये क्लियरली वैसे मेंशन करना चाहूँगा, इसमें गलती डार्क वेब की नहीं है, इसमें गलती इंसानियत की है। अगर दुनिया में 100 इंसान है तो उनमें से 35 का माइंड अनफॉर्चुनेटली इतना ख़राब हो चुका है कि डार्क वेब हो या ना हो, उन्होंने ये प्रैक्टिसेस करनी है। हम लोगों ने अपने सिस्टम को और ज़्यादा मॉनिटर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमने स्टार्ट तो कर दिया प्रोसेस, लेकिन अभी भी मुझे लगता है 4-5 साल लग जाएंगे प्रॉपर्ली हमें जड़ों तक पहुंचने में। देखिए सर, एडेनोक्रोम का जो लेजेंड है ना, इसके ऊपर ही पूरी वैम्पायर की कहानी बनाई हुई है। ये आपने वैम्पायर्स का बहुत सुना होगा। तो ये वाला जो केमिकल है ना, इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो आपको इंटरनेट पर आजकल बहुत सुनने को मिलेगी, स्टेम सेल थेरेपी। आपने ज़रूर इस बारे में सुना होगा। अगर आप इसकी डिटेल में रिसर्च करें ना, तो स्टेम सेल बनाने का इंसान के पास कोई तरीका नहीं है। स्टेम सेल आप किसी और इंसान से ही निकाल सकते हो। और सिंपल करके बताऊं तो जब एक औरत के यूटेरस के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं तो उनको एम्ब्रियोनिक सेल्स कहा जाता है। जब वो वहाँ से निकाल लिए जाते हैं तो फिर उन्हें स्टेम सेल कहा जाता है। और एक बच्चा 6 से 7 साल की उम्र तक, ये अल्लाह ताला का सिस्टम ऐसा है कि उसकी पूरी बॉडी में स्टेम सेल्स भरे हुए होते हैं, तभी तो इतनी स्पीड से ग्रो कर रहा होता है। जैसे इस वक्त मैं 30+ हूँ, तो मेरी बॉडी में जो स्टेम सेल्स हैं ना, वो हर ऑर्गन के अब स्पेसिफिक हो चुके हैं। जैसे मेरे लिवर के स्टेम सेल्स अलग हैं, हार्ट के अलग हैं। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल 70 या 60 क्रॉस कर गया हूँ और मुझे हार्ट का प्रॉब्लम आ गया है या लिवर का प्रॉब्लम आ गया और मेरे पास बेतहाशा पैसे हैं, तो फिर अगर मेरे अंदर मोरालिटी नहीं है तो मैं डार्क वेब यूज़ करूँगा। ऐसे बच्चों को ट्रैक डाउन करूंगा जो यंग हैं, उनसे स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। और आपने अभी जो एज बताई 6 साल, तो अगर हम वो यहाँ पे रेशो देखें तो वो 7 साल से 12 साल तक के बच्चे ही हैं जो अपनी बहुत यंग एज में होते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी डेवलप होना शुरू हो रही है। अब उनका जो एड्रेनलिन है ना, वो और कंपाउंड्स में ट्रांसफर होना शुरू हो रहा है। ऑक्सीटॉक्सिन आना शुरू हो रही है, डोपामीन आना शुरू हो रही है। इस तरह के तकरीबन 7-8 कंपाउंड्स हैं जो डिपेंडिंग के बच्चा किस एरिया के उस हिसाब से उसकी बॉडी में नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। और वही इसलिए मैं बार बार सिर्फ ब्राम स्टोकर को ही कोट करना चाहूँगा, क्योंकि उसने ड्रैकुला के ऊपर जो नॉवल लिखी, उसने उसके ज़रिए इस चीज़ को सबसे पहले एक्सपोज करने की कोशिश की थी कि ये एक प्रैक्टिस है और ये 18वीं सेंचुरी में हो रही थी। अगर और पीछे जाएंगे तो फिर हमें पेगन रिलीजन्स को खोलना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर पेगन रिलीजन्स के अंदर जो ह्यूमन सैक्रिफाइसेस की जाती हैं, बेसिकली बलि देने का जो कॉन्सेप्ट है, आपको हिंदुइज्म में मिलेगा। हिंदुइज्म में सबसे प्रोमिनेंट जो कॉन्सेप्ट है, इसमें काली माँ का कॉन्सेप्ट है कि उसको बलि चढ़ानी होती है। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि हिंदुइज्म एक बुरा रिलीजन है, लेकिन हिंदुइज्म की आड़ में ये चीज़ें तकरीबन 3-4 हज़ार साल से तो प्रैक्टिस की जा रही हैं।